वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज यू नो हम लोगों का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन कंटिन्यू है। रेस्पिरेशन वाला आप लोगों को पूरा करवा चुकी हूँ। सर्कुलेशन मैंने स्टार्ट किया था। सर्कुलेशन में सबसे पहले पूरा हार्ट का सिस्टम पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें जो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो जो चीजें, ब्लड सेल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो मैंने प्लाज्मा पढ़ा दिया था, आपको रेड ब्लड सेल्स पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आज हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स ही करने वाले हैं। वैसे मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया था व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। थोड़ा सा शॉर्ट रिविजन करवा देते हैं। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, राइट। कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। अमीबॉइड सेल्स होते हैं लाइक अमीबा, राइट। अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके में प्रेजेंस होती है स्यूडोपोडिया की। स्यूडोपोडियम बना सकते हैं ये, राइट। इसीलिए ये जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं उनके अंदर इन और आउट मूवमेंट कर सकते हैं, और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डायपैटिसिस। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अ नॉर्मल एडल्ट हैज ऑन एवरेज 5000 to 11,000 WBC per mm³ ऑफ ब्लड। एक एडल्ट पर्सन में इतना होना चाहिए व्हाइट ब्लड सेल। डिक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज लेस देन ग्रेटर देन 4000 इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ये HIV, एड्स, TB पेशेंट्स और जो ज्यादातर रेडिएशंस में काम करते हैं, शॉक वगैरह लग जाता है, उनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। और यहीं पर उल्टा कर दे कि व्हाइट ब्लड सेल्स की नंबरिंग हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। इट ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन न्यूबॉर्न बेबी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में, न्यूबॉर्न बेबीज की कंडीशन में हो सकता है ये कंडीशन हो जाए। Uncontrolled increase in number of white blood cells is a type of blood cancer called leukemia. हमारी बॉडी में जब व्हाइट ब्लड सेल्स की नंबरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर बन जाता है। नहीं, जो कैंसर होता है वो काफी टाइप का होता है, काफी ऑर्गन्स होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होता है, डिफरेंट सेल्स के थ्रू भी होता है। ये चीज ध्यान रखिए। प्लेटलेट्स बढ़ी है तो प्लेटलेट्स वाला होगा, अगर रेड ब्लड सेल्स बढ़े हैं तो रेड ब्लड सेल्स वाला होगा। अभी यहाँ पे कौन से है? व्हाइट ब्लड सेल्स वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कैंसर। White blood cells are mainly concerned with defense mechanism, that is protection। और जो मेन फंक्शन होता है white blood cells का वो तो आप लोग जानते हैं, डिफेंस का होता है। Types of white blood cells, these are colorless, irregular, nucleated cells and show polymorphism। polymorphism का मतलब है कि white blood cells अपनी डिफरेंट वेरिएबल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। मेनली दो टाइप की होती हैं, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स में भी फर्दर डिवीजन हो जाता है और एग्रेनुलोसाइट्स में भी फर्दर डिवीजन हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, लेकिन जो मेनली बात करेंगे वो दो ही हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रैनुलोसाइट्स वाले। These are the white blood cells with granular cytoplasm and also called polymorphonuclear leukocyte cell, that means PML cell। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्स की प्रेजेंस होती है, छोटे छोटे ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। इनको हम लोग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PML सेल्स भी कहते हैं। दे हैव लोब्यूलेटेड न्यूक्लियाई इन डिफरेंट शेप्स। इनके अंदर जो न्यूक्लिया होता है लोब्यूलेटेड होता है। लोब्यूलेटेड का मतलब है इस तरीके से, लोब्यूल्स जाते हैं ना, पार्टीशन में डिवाइडेड होता है, प्लस डिफरेंट शेप का होता है। And the granulocytes are formed from myeloid stem cells and once formed do not divide। ये जो हमारे ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स से फॉर्म्ड होते हैं, और अगर एक बार फॉर्म्ड हो जाए तो ये अपने आप को सेल डिवीजन की प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। जितने हैं नंबरिंग में उतने ही रहेंगे, सेल डिवीजन नहीं होगा। ग्रैनुलोसाइट्स कंटेन अबाउट 72% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं पूरे व्हाइट ब्लड सेल्स के 72% पार्ट को कवर करते हैं। मतलब तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में
व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है तो वो कौन से हैं? वो है हमारे ग्रैनुलोसाइट्स। Granules are actually secretory vesicles which contains various secretions, enzymes, etc. ये जो granules होते हैं ना, मैंने कहा ना कि इसके साइटोप्लाज्म में granules की प्रेजेंस होती है, तो granules एक्चुअली में है क्या? granules हमारे एक टाइप के secretory vesicles हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की और बहुत सारे जूसेस की प्रेजेंस होती है जो साइटोप्लाज्म में रिलीज करते हैं, सेक्रीट करते हैं। Depending upon staining property of the granules, these granulocytes are classes into 3 types. अब मैंने कहा था ना कि ग्रैनुल्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि ग्रैनुल्स कौन से टाइप के एंजाइम्स, कौन से सेक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्रीट कर रहे हैं, राइट, उनके बेसिस पर ग्रैनुलोसाइट्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ऐसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स पर। ग्रैनुल्स आर वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लार्ज नंबरिंग में होते हैं एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे सेल में, एंड स्टेन विद न्यूट्रल स्टेन दैट इज डाइज। और इनके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? स्टेन होती है डाइज की। न्यूट्रोफिल्स आर अबाउट 70% ऑफ द टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के ग्रैनुलोसाइट्स में, ग्रैनुलोसाइट्स थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हमारे मैंने भी बताया व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, दूसरे होते हैं एग्रोनोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का 70 कितना परसेंट था? 72%। 72% व्हाइट ब्लड सेल्स का ग्रैनुलोसाइट्स कवर करते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स भी आपके फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यूट्रो, बेसो, एसोडो। और ग्रैनुलोसाइट्स में भी इनका 70% कौन सी होते हैं? हमारे न्यूट्रोफिल्स। इसी तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। These cells are spherical and nucleus several low 2 to 7। यहाँ पर क्या है? ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, इसके अलावा इनके अंदर जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, उस न्यूक्लियस में हो सकता है 2 लोब, दो मतलब 2 पार्टीशन हो सकता है यहाँ पर 7 हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग, इस तरीके से भी हो सकता है। These are able to perform amoeboid movements in phagocytosis। ये amoeboid movement यानी कि अपने अंदर स्यूडोपोडिया बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्यूडोपोडिया बन रहा है इस तरीके से, और इसके अलावा फेगोसाइटोसिस भी परफॉर्म करती हैं। They are responsible for destroying pathogens by the process of phagocytosis। हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस की एंट्रेंस हो जाती है और फिर वो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिसीज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फेगोसाइटोसिस के थ्रू। अमीबा जब फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी वो खाना खा रहा है। फेगोसाइटोसिस मतलब कि अपने आसपास के रीजन में उसकी जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको वो अंदर ले रहा है। तो यहाँ पर भी क्या किया? न्यूट्रोफिल्स ने फेगोसाइटोसिस की तरह एक माउथ बनाया और उसके आसपास जितने भी चीज थी, पैथोजेंस वगैरह, सबको खा लिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। पस इज अ मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफिल्स, डैमेज टिश्यू एंड डेड माइक्रोब्स। हमारी पस निकलता है, कभी कभी हमारे कोई भी फुंसी हो गई, कुछ भी हो गया, पिंपल हो गया, तो आपने देखा इसकी जो कोने पर है येलो येलो कलर का लिक्विड निकलता है, राइट, जैसे बोलते हैं हम लोग पस। तो एक्चुअली में पस होता क्या है? डेड न्यूट्रोफाइल्स, जो न्यूट्रोफाइल व्हाइट ब्लड सेल्स डेड हो गए, प्लस उसके साथ साथ जो टिश्यू डैमेज हो गया, और उस न्यूट्रोफिल्स ने जिन माइक्रोब्स को डेड कर दिया, डेडनेस इन द सेंस मार दिया है, उनका मिक्सचर होता है पस। बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी से बाहर निकला नहीं निकला है, नहीं निकलने का मतलब क्या है? एक तरीके से कि जो डेड न्यूट्रोफिल्स है, डैमेज टिश्यूज है या फिर डेड माइक्रोब्स हैं, वो क्या है? वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर रह गया, नुकसान कर सकते हैं। दूसरे आते हैं हम लोगों के बेसोफिल्स। यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम देखना है तो आप देख सकते हैं, ये है न्यूट्रोफिल्स का। देखिए न्यूक्लियस यहाँ पर आपको 3 लोब में दिखाया गया है, दिखाया गया ना, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, थर्ड लोब, यानी कि यहाँ पर लोब्स मतलब पार्टीशन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोगों का बेसोफिल्स, इसको हम लोग साइनोफिल्स भी कहते हैं। These cells have very fine granules of large size and stained with basic stain like methylene blue। काफी लार्ज साइज की होती है यहाँ पर, और इसमें जो स्टेन प्रेजेंट होता है वो है मिथाइलिन ब्लू का। बेसोफिल्स आर नॉन फेगोसाइटिक,
बेसोफिल्स फैगोसाइटिक नहीं करते, यानी कि वो जो एक माउथ बनना चाहिए अपने आसपास की चीजों को खाने के लिए, वो नहीं बनाते। स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल सेल्स होती हैं, एंड वाइट ब्लड सेल्स का 0.5 से 1% इसमें कंटेंट करती है। न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड, न्यूक्लियस यहाँ पे ट्विस्टेड होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई भी देखा होगा, जिसमें इस तरीके से होता है। ट्विस्टेड फॉर्म तो यही होती है ना, ट्विस्टेड ऐसी होता है इसके अंदर न्यूक्लियस। दे आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिकल कंडीशंस ओनली, ये हमारी बॉडी में हरदम एक्टिव नहीं रहती है और तभी वर्क करेंगे जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई एलर्जी हो जाती है। स्पेशली एलर्जी में वर्क करती है कि हमें होता है ना, किसी किसी को एलर्जी होती है, किसी फूड से होती है, मशरूम से है, ड्राई फ्रूट से है, या किसी भी चीज से है, उस टाइमिंग पर ये बेसोफिल्स या साइनोफिल्स वर्क करते हैं। बेसोफिल्स हेपराइन, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन इन इनका सिक्रीशन करते हैं, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। पता ही होगा, हेपराइन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। आप लोगों ने हेपराइन और हिस्टामाइन तो पढ़ा होगा, सेरोटोनिन नहीं होगा, तो हेपराइन और हिस्टामाइन तो पढ़ा ही है ना, अच्छी बात है। सेरोटोनिन भी होता है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इज़ोनोफिल्स, जिसको हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इज़ोनोफिल्स कह दीजिए, एसिडोफिल्स कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Acidophils contain lysosomal granules that are stained to red color with acidic stains like eosin. अब यहाँ पे जो एसिडोफिल्स हैं, इसमें हमारे लाइसोसोम्स के ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहते हैं। रेड कलर का स्टेन होता है विद यूसिन। ये केमिकल है, आप ये सोचिएगा ये क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में जो केमिकल सेक्रेट होता है। एजोनोफिल्स आर अबाउट 1 to 3% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल। न्यूक्लियस इज बायलॉक्ड, न्यूक्लियस यहाँ पर बायलॉक्ड होगा, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ बायलॉक्ड है, एक ये और एक, ठीक। दे डिस्ट्रॉय एंटीजन बॉडी बाय कॉम्प्लेक्स बाय फेगोसाइटोसिस। हमारे देखिए एंटीजन बॉडीज क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया का जो सरफेस वॉल होती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से मिलके नहीं बनी होती, ये चीज ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया की सरफेस से, उसकी पूरी वॉल से रिलीज होता है एंटीजन। क्या रिलीज होता है यहाँ पर, एंटीजन रिलीज होता है। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन ही होता है जो उसका सरफेस रिलीज करता है, और यही एंटीजन हमारे ब्लड में आके क्या करता है, हमारी बॉडी को बीमार करता है, एक तरीके से पॉइजन है। एंटीजन क्या है यहाँ पर, पॉइजन है, जो बैक्टीरिया के सरफेस से रिलीज होता है। तो यहाँ पे लिखा है दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी, कि हमारे बैक्टीरिया ने जो भी एंटीजन बॉडी रिलीज किया है हमारे बॉडी में, सेल्स में, तो इज़ोनोफिल्स क्या करेंगे, उसको फेगोसाइटोसिस, एक फॉल्स माउथ बना के उस एंटीजन, उस पॉइजन को खा जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। Their number increase in allergic condition and they show antihistaminic property. जब ये इज़ोनोफिल्स की नंबरिंग हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाती है तो हमें कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन है, यहाँ पे एलर्जिक कंडीशन है। बेसोफिल्स क्या कर रहे थे कि एलर्जिक कंडीशन को ठीक कर रहे हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड है या उसको कोई एलर्जी होगी तो उसको ठीक करेंगे। यहाँ पर अगर इज़ोनोफिल्स की नंबरिंग इंक्रीज हो गई है तो एलर्जी कंडीशन हो जाएगी। एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी शो करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एज दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का और टॉक्सिक को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी हमारा इज़ोनोफिल्स का होता है। कैसे, क्योंकि एंटीटॉक्सिन रिलीज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एग्रेनुलोसाइट्स पर। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के दो टाइप हो गए ना, एक हो गए ग्रेनुलोसाइट्स, एक हो गए हमारे एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स तीन में हो गए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इज़ोनोफिल्स। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स आर अबाउट 28% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। कितना कंटेंट है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स में, एग्रेनुलोसाइट्स का 28%। साइटोप्लाज्म ऑफ दीज ल्यूकोसाइट्स इज विदाउट ग्रैन्युल्स। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस होती है विदाउट ग्रैन्युल्स होती है। दे आर फॉर्म फ्रॉम लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। ये लिम्फोइड स्टेम सेल से प्रोड्यूस्ड होते हैं और माइटोसिस की प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है।
Nuclei of phagocytes are large in size but are not lobulated like the granulocyte. इनका जो न्यूक्लियस है साइज में लार्ज होगा लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स की तरह लॉब्यूलेटेड नहीं होगा. देयर आर टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है हमारे लिम्फोसाइट्स, दूसरे होते हैं हमारे मोनोसाइट्स. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिम्फोसाइट्स का. Lymphocytes are the smallest of white blood cells and have a large spherical nucleus. Lymphocytes क्या है यहाँ पर? Lymphocytes हमारे white blood cells में smallest होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है लार्ज होता है spherical shape में. They constitute about 25 to 30% of white blood cells. ये हमारे 25 से 30% white blood cells का constitute करते हैं. Depending upon function, two types of lymphocytes are present as B lymphocytes and T lymphocytes. अब यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पर भी हमारे लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं. एक है बी लिम्फोसाइट्स, एक है हमारे टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स जो कि बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड इट इज अ हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी. यहाँ पर हम लोगों के जो भी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के थ्रू, जो एक टाइप का पॉइजन है, तो इसके लिए एक तरीके से एंटीबॉडी का काम करते हैं. यानी कि इम्यूनिटी हमारी जो तरीके पूरी इंक्रीज हो रही है ना, और हमारे बॉडी में जितने भी पॉइजन खत्म हो रहे हैं, जितने भी हम लोगों के बैक्टीरिया फिनिश हो रहे हैं, वो लिम्फोसाइट्स की वजह से होते हैं. टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन थाइमस, थाइमस ग्लैंड होती है ना, उसी में. टी लिम्फोसाइट्स हमारे थाइमस में मैच्योर होते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं. इसमें काफी होते हैं. हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स आर द फोर मेन सब टाइप्स ऑफ टी सेल्स. यहाँ पे 4 टाइप्स के होते हैं. ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपका आफ्टर 12th अगर आप लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग का आएगा. अभी हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, ये अभी आप लोग को नहीं पढ़ने. सब नाम याद कर लीजिए कि कहाँ लिम्फोसाइट्स में भी क्या है, 4 टाइप होती है इसकी. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर मोनोसाइट्स पर. मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द व्हाइट ब्लड सेल. मोनोसाइट्स पूरे व्हाइट ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जिसका साइज होता है जिस सेल का, वो मोनोसाइट्स ही होते हैं. इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड किडनी शेप के होते हैं और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का 3 से 5% कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं. एक्टिवली मोटाइल है, मोटाइल का मतलब मूवमेंट करते हैं. एंड गिव राइज टू मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस को राइज करते हैं. दे आर मेनली फैगोसाइटिक, ये भी फैगोसाइटिक होते हैं. एक फॉल्स माउथ बनाते हैं और कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो उसको खा जाते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं. एंड डेड एंड डेड टिश्यूज बाय फैगोसाइटोसिस. कोई भी अगर हमारी बॉडी में कोई भी डेड या डैमेज टिश्यू है, मतलब बैक्टीरिया को तो खाते ही खाते हैं फैगोसाइटिक से. इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोई डेड या डैमेज टिश्यू या सेल है तो उसको भी क्या कर देते हैं, उसको फैगोसाइटिक यानी कि खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं. ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए व्हाइट ब्लड सेल्स. नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटलेट्स. हमने 3 चीज पढ़ी. प्लाज्मा हम लोगों ने पढ़ लिया, रेड ब्लड सेल्स हमने पढ़ लिए. अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए. अब 4th नंबर पे आता है प्लेटलेट्स. ब्लड में यही तो प्रेजेंट होता है, राइट. ब्लड में स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ब्लड हमारा 4 कंपोनेंट से मिलकर बना है. रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेट. ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. Thrombocytes are cellular fragments formed from the large cells called megakaryocytes. ये फ्रेगमेंट्स की तरह होते हैं. फ्रेगमेंट समझते हो, ऐसे धागों की तरह होते हैं. मतलब होते सेल्स ही हैं लेकिन सेल की शेप ना लेके धागे की शेप में रहते हैं. और ये कौन से सेल से प्रोड्यूस्ड होके आते हैं, फॉर्म्ड होके आते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स. हमारे बॉडी में एक लार्ज सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, उसी से ये प्लेटलेट्स फॉर्म्ड होते हैं. बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होते हैं. बहुत स्मॉल होते हैं, ओवल शेप्ड के होते हैं, फ्रेगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस. इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. नॉर्मल काउंट एक ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए 2.5 से 4 लाख पर mm³. If the number of thrombocytes decreases, then normal condition is called thrombocytopenia. अगर इसकी जो नंबरिंग है हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया.
एंड दिस कंडीशन कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग, हेमोरेज। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को कोई केस आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब है कि जो आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो करना चाहिए था वो आउट ऑफ द वेसल फ्लो कर रहा है। प्लेटलेट सेक्रीट प्लेटलेट फैक्टर विच आर एसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं, एक प्लेटलेट फैक्टर को सेक्रीट करती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इफेक्ट करता है। आपने ये चीज भी सुनी होगी कि मलेरिया डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो गई है, फीवर आ रहा है प्लेटलेट्स कम हो गई है, राइट। कहते हैं ना कि फीवर आता जा, इसको बहुत ज्यादा फीवर हो जाने की वजह से इसकी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो गई है, इसको प्लेटलेट्स की जरूरत है। तो इसमें क्या है कि जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट फैक्टर कम हो जाता है उस टाइमिंग पर यहाँ पर दैट में एक तरीके से क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट यानी कि जो प्लेटलेट्स की नंबरिंग है वो कम हो गई। और जहां पर प्लेटलेट्स की कंडीशन कम हो जाती है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्लॉटिंग होती नहीं है। They also seal the ruptured blood vessels by the formation of platelet thrombosis. के अलावा यहाँ पर जब कभी भी हमारे ब्लड वेजल्स रप्चर्ड हो जाती है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स या फिर कैपिलरीज कहीं से रप्चर्ड हो गई, किसी ब्रेक डाउन हो गई, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेजल से बाहर आ गया, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं यहाँ पर, ये थ्रोम्बस प्लेटलेट्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं दोबारा से ठीक हो जाती है। एंड दे सेक्रीट सेरोटोनिन, अ लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर। इसके अलावा वो सेरोटोनिन भी सिक्रीट करते हैं जो कि एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है। कंस्ट्रिक्टर का मतलब समझते हैं, एक तरीके से चीजों को ठीक करने वाला। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जो मेन आता है हम लोग का यही तो आता है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड को कोगुलेट करने का, उसी प्रोसेस को हम देखते हैं। Clotting or coagulation is the process of converting the liquid blood into a solid form. What is the meaning of clotting? हम ये तो पढ़ लेते हैं यार, blood clot हो गया, blood clot हो गया. What is the meaning of blood clotting of blood? The meaning of clotting of blood is that कि जब हमारा blood है जो liquid form से है, liquid form से जब हमारे solid form में convert हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं blood clot हो गया, क्योंकि solid form में वो हमारी body से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन liquid form में तो वो flow करता रहेगा। And this process may be initiated by contact of blood with any foreign surface. और ये प्रोसेस तभी हो सकती है कि जो ब्लड के पूरे कंपोनेंट्स हैं किसी सॉलिड सरफेस से जाके अटैच हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए। और जब तक हमारे ये ब्लड का पूरा कंटेंट किसी सॉलिड सरफेस से के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या है कि वो क्लॉट नहीं होगा। और ये दो तरीके से होती है। इंट्रिंसिक प्रोसेस है कि यहाँ ये है इंट्रिंसिक प्रोसेस कि जो ब्लड है, लिक्विड है, वो सारा का सारा किसी सॉलिड और फॉरेन सरफेस के जाके कांटेक्ट में आ गया है, ये इंट्रिंसिक प्रोसेस होती है। और विद डैमेज टिश्यू एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस, या फिर किसी बाहर में हमारे कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, उसके कांटेक्ट में आके अपने आप को क्लॉट कर लिया है। Intrinsic and extrinsic processes involve interaction of various substances called clotting factors by a stepwise or cascade mechanism. यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, इंट्रिंसिक भी हो रही है, एक्सट्रिंसिक भी हो रही है, जिसमें हम लोगों के जो इंटरेक्शन हो रहा है कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड हमारा पहले किसी फॉरेन सरफेस से जाके कांटेक्ट बना रहा है और अपने आप को बाइंड कर रहा है सॉलिड फॉर्म, या फिर अगर हमारे कोई जो डैमेज टिश्यूज हैं उन डैमेज टिश्यूज के साथ कांटेक्ट कर रहा है ब्लड, राइट। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो रही है, दोनों ही फैक्टर में, दोनों ही प्रोसेसेस में इंटरेक्शन हो रहा है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। एंड देयर आर इन 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर्ड एज 1 to 12 और यहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 12 होते हैं टोटल, 1 to 12। Interaction of these factors in a cascade manner leads to the formation of enzyme thrombin. Cascade manner का मतलब होता है सीरीज वाइज, मतलब एक एक स्टेप आगे, ऐसा नहीं कि छलांग लगा के एकदम आगे। तो इन फैक्टर्स का जो इंटरेक्शन होता है, इनके टाइमिंग पे जो प्लेटलेट्स हैं एंजाइम्स को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। नाउ थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस। अब यहाँ पे जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये जितने भी एंजाइम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये सब प्लेटलेट्स रिलीज करती हैं। देखिए होता क्या है, जैसे प्लेटलेट्स ने क्या किया, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया। किसको रिलीज किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया, ठीक।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थ्रोम्बोब्लास्टिन क्या करेगा, एंजाइम्स को फॉर्म, एक एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। सबसे पहले प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक एंजाइम्स को रिलीज किया दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, अभी यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज हुआ था ना थ्रोम्बिन, हमारे प्लेटलेट्स ने एक और एंजाइम रिलीज किया था यहाँ पे थ्रोम्बिन, लेकिन ये जो थ्रोम्बिन था अभी ये था इनएक्टिव, ये क्या था, इनएक्टिव था, अभी ये अपना काम नहीं कर रहा है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करेंगी, एक और सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम को रिलीज करेगा जिसे हम बोलेंगे थ्रोम्बिनेस। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करेगा, ये हमारा एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उस चीज को मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे थ्रोम्बिन है ना, मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ने कौन से केमिकल को रिलीज किया, थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन ने कौन से एंजाइम की फॉर्मेशन करी, प्रोथ्रोम्बिन की। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में हेपराइन है जो कि बेसोफिल से रिलीज होता है उसको एक्टिव कर देगा, क्योंकि जब तक हेपराइन का काम नहीं है वो तो इनएक्टिव रहेगा ना। अब कोई काम आ गया है तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, इस हेपराइन को एक्टिव कर देगा, और एक्टिव करने के बाद प्रोथ्रोम्बाइन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन फिब्रोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि जो हमारा ब्लड रिलीज हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, उसको प्रोटीन फिब्रोजन में यानी कि इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ब्लड जब तक सॉल्युबल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, वो रिलीज होता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आएगा, थोड़ा सा सॉल्युबल फॉर्म में आएगा, वो रिलीज होना बंद कर देगा और एक मैश बनता चला जाएगा। मैश जानते हैं ना कि जितनी भी प्लेटलेट्स हैं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, एक दूसरे से क्या है, चिपकते चले जाएंगे, एक सॉलिड मास सा बना लेंगे, तो हमारा फिर ब्लड क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉट हो जाएगा। ये फॉर्मेशन होती है हमारी प्लेटलेट की। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा समरी में नहीं आता है समझ में, लेकिन हम लोग जब इसको अपना चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आ जाता है। प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हमारा मेन फंक्शन क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है। प्लेटलेट्स हमारे एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर हमारे एक एंजाइम की फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन अभी इनएक्टिव है, ये ब्लड क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, जो हम लोग का मेन होता है एंजाइम हेपराइन, उसको एक्टिव करेगा। हेपराइन एक्टिव हो चुका है, अपना काम करने के लिए रेडी है। अब प्रोथ्रोम्बिन भी क्या करेगा, थ्रोम्बिन एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और दोनों हेपराइन और थ्रोम्बिन मिलके क्या करेंगे यहाँ पर, कि जो हमारा ब्लड था जो कि सॉल्युबल फॉर्म में था, जो हमारा सॉल्युबल फॉर्म में था, निकले जा रहा था, निकले जा रहा था, अब इस ब्लड को जो प्रोटीन फिब्रोजन होता है, प्रोटीन के जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट कर देगा, उसके सरफेस से अटैच करवा देगा और हमारा ब्लड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर जितने भी प्लेटलेट्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, एक दूसरे से मैश बना लेंगे, कांटेक्ट ग्रुप बना लेंगे और हमारा ब्लड क्या है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो आप लोगों का ब्लड वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब जो सर्कुलेशन का मेन पार्ट आता है हार्ट, वो हम स्टार्ट करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट सेशन से। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोगों का ताकि कोई डाउट ना रहे। तब मिलते हैं दूसरी क्लास में स्टूडेंट, तब के लिए बाय बाय।